जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें प्रवीण सर का एडुटेरिया का 5000 प्लस जो एमसीक्यू है उसको देखेंगे। इसमें टोटल 100 आपके सेट हैं, जिसमें से हम डेली 3 सेट देखा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 को जो है महारानी एलिजाबेथ द्वारा चार्टर एक्ट दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल थे। तो गोविंद रानाडे जी जो थे वो नरम दल के थे। अगर बात किया जाए तो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये गरम दल के यानी उग्र राष्ट्रवादी थे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति जो है उनको संतुष्ट करने का जो पॉलिसी है वहां से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो ये आपका लॉर्ड लिंथिंगो थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका 1940 में हुआ था। तो लॉर्ड लिंथिंगो उस समय जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो ये आपका थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है जो राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था में सबसे पहले और प्रमुख संस्था थी। बाद में इसी का जो है इसको मिलाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन को मिला करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नारोजी के ये पे उनके मतलब सिफारिश पे इसको चेंज करके किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो वो हो जाएगा आपका कि इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया। आपका साइमन कमीशन में क्या दिया गया कि इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट है कि दादा भाई नारोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, लिबरल पार्टी। ठीक है, ये लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। नेक्स्ट है कि भारत पर हुणों का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। तो ये हुआ था आपका स्कंदगुप्त के समय जो है हुणों का आक्रमण हुआ था। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो ऐहोल अभिलेख जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ऐहोल अभिलेख। चलिए नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो सत्यमेव जयते जो आपका मुंडकोपनिषद में सहित है, उपनिषद में संग्रहित है। ठीक है, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो इसका संबंध आपका महायान से। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है और इसका संबंध महायान से है। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो ये नाम आपका था इबादत खाना। इबादत खाना की जो स्थापना है 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। ठीक है, और इबादत खाना का उपासना भवन था, इसका नाम था इबादत खाना। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समय जो है संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा जो है सुविख्यात थे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। न्यू कैसल पोर्ट 14 नंबर है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है या किस देश में स्थित है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू कैसल पोर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ये कोयला का जो एक्सपोर्ट के लिए जो है ये एक बंदरगाह है न्यू कैसल पोर्ट। ये तो नॉर्मल सी बात है, वो बंदरगाह है तो ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ कोयला एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये सही है। बाकी अगर देखें यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, नहीं ऐसा नहीं है। इसकी संख्या 180 है तो नहीं, और देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है तो ऐसा भी नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है
कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर से नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नल्लामलाई, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर कह रहा है। ठीक है, तो नल्लामलाई आपका हो गया, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो वो है कोसी। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वरक हो जाती है? तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा सी, लैटेराइट। लैटेराइट में लोहे की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण वो क्या होती है? अनउर्वरक होती है, यानी उसकी उर्वरक क्षमता जो है खत्म हो जाती है, तो वो लैटेराइट मिट्टी है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ये एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह एक कण प्रकृति है या ऊर्जा का एक रूप है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। ठीक है, बायोगैस जो प्लांट होते हैं उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसमें आपका किण्वन या फर्मेंटेशन आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बढ़ता है। एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो वो है धूलकण। धूलकण की वजह से जो है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट है कि किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिक का अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो ये यौगिक है आपका स्वर्ण यौगिक है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक है। नेक्स्ट है कि दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो दाब का विमीय सूत्र आपका हो गया बी। ठीक है, Ml-1T-2। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैव सेल क्या है? तो वो कोयला है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो सेरेब्रम से है। किसका? मस्तिष्क की याददाश्त का संबंध जो है मस्तिष्क के सेरेब्रम से है। नेक्स्ट है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो आंसर हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। ये जो है पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी है, जो विशेषता है, वो आपका सरीसृप की तरह है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और धरती पर भी सबसे ज़्यादा मतलब सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है धरती पर भी ऑक्सीजन। वहीं ब्रह्मांड की बात की जाए तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर आकाश की बात की जाए तो नाइट्रोजन हो जाएगा। आकाश कहें या वायुमंडल, वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हमारे शरीर में भी पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन और धरती पर भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। ठीक है, सर्किट के जो दो बिंदु होते हैं उसके बीच जो विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका वोल्ट मीटर के थ्रू जो है आपका मापा जाता है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति ही है जो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का निलंबन वो नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका 1 साल के लिए जो है प्राक्कलन कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल जो है आपका 1 साल के लिए होता है और इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। और इसमें जो है सिर्फ अकेले लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं प्राक्कलन कमेटी का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है?
तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद के अनुमोदन से जो है भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अभी हमारा जो है पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, एम लक्ष्मीकांत सर का शॉर्ट चल रहा है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे से समझाया गया है और आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20, यानी 20वां पार्ट में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया संविधान के 20वें पार्ट में। अब 36 का है, 36 में क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से हम लोगों को मिलाना है। तो भाषाओं का उल्लेख आपका 8वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल निरोध अधिनियम ये 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आपका हो गया 11वीं अनुसूची में है। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर आपका हो जाएगा ए का 2 और बी का 1, ठीक है। 2143 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, भाषाओं का उल्लेख आपका जो है 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। अगर भाषाओं की बात करें तो जब संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थे, ठीक है, और अब कितना हो गया, अब 22 भाषा हो गया है। दल बदल निरोध अधिनियम ये 10वीं अनुसूची में 1952 में बना था, ठीक है। फिर सी नंबर में आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 11वीं अनुसूची में है और इसके तहत जो आपका पंचायत राज का जो है गठन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल को जो है इसका हम पंचायत दिवस मनाते हैं। और आपका अगर हम बात करें कि भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम ये 9वीं अनुसूची का है। 1951 में जो है आपका भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 2143 होगा बी, ठीक है। अब हम देखेंगे 37 नंबर। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था तो उसकी अगर हम एक ही बात करें तो उसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड मैकेले थे उस समय में, ठीक है। विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकेले के अध्यक्षता में किया गया था। कब? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये गुलाबी क्रांति जो हो गई ये प्याज या औषधि, ठीक है, औषधि प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से हो गया, ठीक है। गोल्डन क्रांति आपका जूट से हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें लाल क्रांति तो मांस हो गया, टमाटर हो गया, उससे रिलेटेड हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। 1944 में जो ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था और उसी के तहत जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, इसी के थ्रू निकला, इसलिए इसको जुड़वा संतानें भी कहा जाता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स का। चलिए नेक्स्ट है, कितना हो गया 39। अब हम देखेंगे कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो ये है बीडी सावरकर का, ठीक है। बीडी सावरकर का जो है आपका हिंदू राष्ट्र का विचार है। नेक्स्ट है कि भारत में आयकर क्या है? तो आयकर अगर हम बात करें भारत का तो वो आपका प्रत्यक्ष है और प्रगतिशील है। याद रखिएगा भारत में आयकर है आपका क्या है? इनकम टैक्स, तो प्रत्यक्ष है और प्रगतिशील है। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है कि हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका मलखंब से है। मलखंब से हिमानी उत्तम परब का संबंध है। नेक्स्ट है कि निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो निपक आंदोलन के प्रणेता जो है दादू दयाल थे, ठीक है। दादू दयाल जो है निपक आंदोलन के
प्रणेता थे। नेक्स्ट है कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया था, तो द्रकमा सिक्का आपका ग्रीक ने चलाया था, द्रकमा। नेक्स्ट है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खादर। ठीक है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है तो वो है खादर। पुरानी वाली मिट्टी को बांगर कहते हैं, नई वाली जो मिट्टी होती है उनको खादर कहते हैं। तो एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है तो वो है खादर। नेक्स्ट एक हुआ समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो वो आपका हो जाएगा थर्मोक्लाइन कहते हैं उसको। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको कहते हैं थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट है कि बेसल मापदंड संबंधित है, तो बेसल मापदंड आपका बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बेसल मापदंड क्वेश्चन आया हुआ है ये बेसल मापदंड का। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अर्नोल्ड टॉयनबी ने पहली बार इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, अर्नोल्ड टॉयनबी ने। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। चलिए, तो अगर बात करें कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो नर्मदा घाटी के किनारे से आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहाँ पे जो बहुत सारा खोपड़ी मिला था नर्मदा घाटी के किनारे, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं, अस्थायी जीवन के भी साक्ष्य मिलते हैं। और अगर उसके घर की बात की जाए तो वो कैसा था, तो वो चौकोर था। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले, कहाँ पे, तो दमदमा में जो है एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल के अवशेष मिले थे। अब है कि गर्द आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका जो हो गया जम्मू के बुर्ज होम से। ठीक है, जम्मू के बुर्ज होम से आपका गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि घर के ऊपर जो है गड्ढा करके उसके अंदर लोग रहते थे, उसी को कहते हैं गर्द आवास। ठीक है, अंदर मतलब घर के अंडरग्राउंड जो घर बनता है ना, वैसे रहते थे लोग। और उसमें अगर आग का बात किया जाए तो आग दोनों जगह मिले हैं, वो जो भी गर्तवास आवास होता था उसके अंदर भी, वहाँ पे घर के अंदर भी मिला है आग का साक्ष्य और ऊपर भी मिला है। दैट मीन्स कि जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता होगा, हवाएं चलती होगी, तो वो अंदर में खाना बनाते होंगे, और फिर जब हवाएं का जो रुख है वो बदल जाता होगा, शांत हो जाता होगा, तो लोग जो है कहाँ पे ठंडा थोड़ा मतलब कम हो जाता होगा, तो लोग वहाँ पे ऊपर में खाना बनाते थे, ये मिला है। नेक्स्ट है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी आपको बुर्ज होम में मिला है। अगर बकरी के साथ कह दे कि मानव को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आपका मेहरगढ़ में मिला है। नेक्स्ट है कि जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। नेक्स्ट है कि अंगनी कुंड का साक्ष्य 2 जगह से प्राप्त हुआ था, कालीबंगन एवं लोथल। हमारा जो है रामशरण शर्मा सर का जो इंडिया के नंबर 1 जाने जाते हैं प्राचीन भारत इतिहास का, उसका नोट्स चल रहा है, आप उसका सीरीज जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत अच्छे से बताया गया है, आपको अच्छा लगेगा। तो अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ पे, तो कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त कहाँ हुआ है, तो कालीबंगन एवं लोथल से। ठीक है, अग्निकुंड भी दोनों जगह से मिला और युग्म समाधियां भी, यानी कपल वाला जो समाधि है वो भी मिला है कालीबंगन लोथल से। अब नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला आपका कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ मिला, जो मोहनजोदाड़ो से मिला है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है कि शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन किस में था, तो हड़प्पा में था कि सबको दफनाया जाता था। अब मोहनजोदाड़ो में बात करें तो उसमें जलाया जाता था। और मोहनजोदाड़ो से आपका 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बनावली से आपका प्राप्त हुआ था मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य। और उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य पता ही है, धौलावीरा में हुआ था, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट है कि शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए, तो धौलावीरा से आपका जो है शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। नेक्स्ट है कि वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो धौलावीरा था। ठीक है, धौलावीरा वो एरिया था जो 3 भागों में विभक्त था। अब बाकी कोई भी हड़प्पन साइड जो है जहाँ पे, वहाँ पे 3 भागों में वो विभक्त नहीं है, 2 भागों में रहता है, लेकिन ये धौलावीरा इकलौता है जो 3 भागों में बटा हुआ था। नेक्स्ट है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ, मेहरगढ़ से हुआ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से हुआ है, लेकिन गेहूं और जौ सबसे पहले कहाँ अगर बोला जाए कि उपजाया गया था,
ठीक है, ये कृषि नहीं है, सिर्फ गेहूं और जौ की बात हो रही है। तो ये आपका सबसे पहले अगर फसल को उपजाया गया था तो वो था किरथर की पहाड़ी में, ठीक है, पाकिस्तान के किरथर की पहाड़ी में, वो कौन सा है, बेलन दर्रा है ना, वहीं के पास में है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यूपी के कोल्डीवा से आपको जो है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार, ये बहुत कंफ्यूज करता है, ये सब याद रखिएगा। तो आग का आविष्कार आपका होता है पूरा पाषाण काल में, ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार आपका नव पाषाण काल में हुआ है। पहिया जो है आपका न्यूलिथिक एज चला गया था, नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो जौ या यव कहते थे उसको, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था। तो वो तांबा था। मनुष्य जो है सबसे पहले कौन सा धातु यूज किया, तो तांबा। अब नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। तो वो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे। तो लोथल और सुरकोटदा जो थे वो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा। तो पिगट ने कहा था हड़प्पा। चलिए अब हम अपना आगे सेट नंबर 2 में, ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको पार्ट वाइज करा रही हूँ क्योंकि डेली अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत फील होगा और उसके साथ ही जो है माइंड में ज़्यादा दिन तक ये रहता है, ठीक है, अगर कम किया जाए तो। और अगर एक साथ आप 11 घंटा 12 घंटा अगर आप कर लोगे तो फिर आपके माइंड से ये आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि नहीं सब एक साथ ही करवाया जाए तो वो भी मैं करवा सकती हूँ। तो आप लोग को जो सही लगे आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल है, 5 अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो इसमें से 3 दिया हुआ है, 15, 16, 19 दिया हुआ है। अगर 29 भी रहे 30 भी रहे तो वो भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30। फ्रेंड्स हमारा लक्ष्मीकांत का जो है पॉलिटी का सीरीज चल रहा है। लक्ष्मीकांत सर पॉलिटी के लिए नंबर 1 माने जाते हैं। तो आप उनका जो है नोट्स देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके पेपर में, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन कि निम्न कथन पर विचार करें। पहला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, सही है। दूसरा है कि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है, बिल्कुल। तीसरा है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है। तो 14 दिनों से ज्यादा वो धन विधेयक को राज्यसभा नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के पात्र होगा जब वह, पहला है कि वो भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो फर्स्ट कंडीशन तो सही हो गया। अब दूसरा है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, ठीक है। इसकी आयु से कोई मतलब नहीं है कि कम से कम 35 वर्ष हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि 35 वर्ष हो। चलिए नेक्स्ट है वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 माह के भीतर। वित्तीय आपातकाल उद्घोषण का अनुमोदन करने के लिए सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो 2 माह के भीतर। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। तो ये आपका लाया गया था 1963 में, ठीक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 37 के तहत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए उपबंध किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1991 में चलैया समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो ये आपका हो जाएगा भूरी क्रांति जो है उसका संबंध है कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से। नेक्स्ट है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन
आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, उसको क्या कैसे जाना जाता है, ठीक है, तो उसको हॉट मनी कहते हैं। एक धन जो आसानी से, यानी हॉट मनी में आपका कौन आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा, ठीक है, वो हर जगह चलता है। तो एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, तो इसी को कहते हैं हॉट मनी। चलिए नेक्स्ट है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक मामलों पर जो कैबिनेट कमेटी होती है वो गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी FRP जो है वो अनुमोदित करती है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये नहीं था। जबकि सरकारी पदों का त्याग किया गया, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार किया गया, तो ये सब असहयोग आंदोलन में हुआ था। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी और आपका 12 मार्च 1930 से जो है आपका स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च। नेक्स्ट है कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 सही है। पूना समझौता आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था, बिल्कुल सही है, पूना पैक्ट। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च, ये गलत है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका कितना को 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त को वहाँ का जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहाँ पे बुलाया गया था, 9 अगस्त से ये छिड़ गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन गलत हो गया यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1829 के नियम 17 के द्वारा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में राजा राममोहन राय ने किया था और राजा राममोहन राय का मदद किन्होंने किया था, तो लॉर्ड बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड बेंटिक विलियम उनके समय में हुआ था 1829 में, विलियम बेंटिक। अब देखते हैं 17 कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ठीक है। बहावी आंदोलन जो हुआ था वो आपका हुआ था बंगाल में बहावी आंदोलन, तो उसको विद्रोह को कुचलने का श्रेय जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। बहावी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव नहीं थे, जबकि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष के राजवंश में शामिल थे, ठीक है। और कावेरी का जो दोआब क्षेत्र था उसके लिए लड़ाई हो रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अभी भी जो है उत्तर के साइड जो है शवों के सिर को रखा जाता है और पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी जी शवों के सिर को उत्तर की तरफ रखा जाता था। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 नंबर का डी, चतुर्थ में जो है आपका महायान और हीनयान में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति में 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था और उसका किसने करवाया था। तो ये कनिष्क का, ठीक है, कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडलबन में हुआ था और ये कनिष्क के टाइम में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र ने। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो ये हो जाएगा आपका रिजुपालिका, ठीक है, 21 का सी हो गया। रिजुपालिका नदी के तट पर जो है कैवल्य की यानी ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को हुई थी। नेक्स्ट है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके थे मक्खली पुत्र गोशाल, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो ये आपका शाहजहां का जो स्थापत्य काल था उसको उस समय जो है इसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम कला कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में मुहत्सिब कौन था। तो मुहत्सिब आपका जो हो गया आचरण अधिकारी को मुहत्सिब मुगल काल में
मुहत्सिब किसको कहा जाता था? तो मुहत्सिब जो है वो आचरण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि दीवानी अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवानी अर्ज जो है आपका सैन्य विभाग से है, जो बलबन इसका स्थापना किया था। ठीक है, दीवाने अर्ज का विभाग जो है बलबन के समय का है, बलबन इसका स्टार्ट किया था सैन्य विभाग। नेक्स्ट है कि बछावन व दसवन किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये आपका अकबर का जो है बछावन और दसवन जो है दरबारी चित्रकार थे। अब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं, नरोरा यूपी में है, सही है। फिर क्या है? कुडनकुलम आपका जो कुडनकुलम, तो कुडनकुलम आपका हो जाएगा 27 का बी। कुडनकुलम कर्नाटक में नहीं है, और काकरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में जो है 38वीं समानांतर रेखा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ठीक है, तो हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए, तो अच्छे गुण का है। दूसरा है कि जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। जलने पर कम से कम अवशिष्ट और कम से कम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। तीसरा हो गया कि ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम हो ना ही ज्यादा होना चाहिए, तो ये सही है। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन। तो 30 नंबर में आपका है मिलान करना है विटामिन B7 क्या है? ठीक है, तो B7 से क्या होता है? विटामिन B12 से विटामिन E, विटामिन के। विटामिन E से अगर हम बात करें तो विटामिन K से आपका हो गया रक्त का थक्का जमना, तो D का हो जाएगा 2, और विटामिन E से हो जाएगा आपका बालों का झड़ना, नहीं E से हो जाएगा आपका बांझपन का उत्पन्न होता, तो D का हो गया 2, D का 2। ठीक है, अब बांझ हो गया, C का 4, तो C का हो जाएगा 4, तो आई थिंक ए है ना। कितना नंबर है? 30। तो 30 का आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, 3142। ठीक है, तो विटामिन 7 का हो जाएगा आपका बालों का झड़ना। विटामिन 7 की कमी से जो है बालों का झड़ना होता है। और उसके बाद हो गया विटामिन B12, तो विटामिन B12 का आपका हो गया प्राणासी अरक्तता होना, यानी खून की कमी होना, B12। ठीक है, विटामिन ई की बात करें तो बांझपन उत्पन्न होता है, और विटामिन के की बात करें तो उससे रक्त के थक्का जमने में। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की कौन सी इकाई है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलेक्टिक इकाई है। गैलेक्टिक यूनिट होता है जो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करता है कि दो तारों के बीच कितनी दूरी है, तो गैलेक्टिक यूनिट के थ्रू जो है हम ये पता करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णांधता जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ये ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन है, और ये किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ना, इधर से उधर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो ये है गुप्त ऊष्मा। इसी को कहते हैं कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो कोशिका अंगों में किसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है? तो आपका जीव द्रव में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा जंतुओं के यकृत एवं गुदे जो होते हैं वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं माने जाते। जंतुओं का लीवर और एनस, गुर्दे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से अब हमको मिलाना है। ठीक है, तो 37 का हम देख लेते हैं कि प्रतिरोध, जैसे पावर हो गया, पावर का आपका वाट हो जाएगा, बल हो गया बल न्यूटन, विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का आपका हो गया एम्पियर, प्रतिरोध रेजिस्टेंट ओम। ठीक है, तो उस हिसाब से हो गया प्रतिरोध का ओम, ए का 4 हो गया। और उसके बाद फिर आपका विद्युत प्रवाह का आपका हो गया 1,
है ना, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का आपका एम्पियर हो गया, बल तो फोर्स का न्यूटन हो गया, और पावर का हो गया वाट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम जो है सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं 39 नंबर, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन कथन सही है, तो 39 का है आपका किया एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, तो ये सही है आपका। ये कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक है, इसलिए बी नंबर गलत हो गया। यह एक बहुलक नहीं है, ये बहुलक ही है, प्राकृतिक बहुलक है, तो इसलिए चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो। नेक्स्ट है कि देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो भगीरथी अलकनंदा के संगम पर स्थित है देव प्रयाग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो कर्क रेखा की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर वो गुजरती है। अगर पश्चिम से हम पूरब की तरफ जाएं तो सबसे पहले आपका आ जाएगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका हो जाएगा त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर वो गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हो गए, तो राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तो इसका आंसर हो जाएगा बीचों बीच से बात कर रहा है तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की तरफ जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इंडिया में अगर हम बात करें तो सब सर्वाधिक जैव विविधता आपका जो है पश्चिमी घाट, ठीक है, सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट की तरफ जो है आपका पाई जाती है सबसे ज्यादा, क्योंकि उधर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। सी हो गया बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। और अगर हम बात करें सिमलीपाल का, तो सिमलीपाल भी आपका हो गया उड़ीसा में। ठीक है, तो रोहिला आपका कहाँ पे हुआ, तो रोहिला आपका रोहिला नेशनल पार्क जो है आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश में है रोहिला, गुजरात में नहीं है, इसलिए गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 45 का डी। अगुलहास जो है शीत महासागरीय धारा नहीं है, ये आपका हिंद महासागर का है, और अगुलहास जो है गर्म महासागरीय जलधारा है। ठीक है, बाकी बात करें बेंगोला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, ये सब आपका शीत है। ठीक है, ठंडी जलधारा है बेंगोला, लेब्राडोर और हम्बोल्ट। वहीं अगुलहास जो है गर्म जलधारा है, और ये आपका जो है हिंद महासागर में है अगुलहास। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो 46 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वहीं गोदावरी की बात करें तो दक्षिणी गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये दोनों थोड़ा सा का ये होता है, एग्जाम में जो है गलत हो जाता है। अगर कहते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है तो कावेरी, अगर कहा जाए कि दक्षिणी गंगा कौन है तो ये हो गया आपका गोदावरी। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है, तो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम देखेंगे 48 नंबर। तो 48 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो तकलामकान चीन बिल्कुल सही है, मरुस्थल है तकलामकान और चीन में है। थार मरुस्थल भारत का है। आटाकामा मरुस्थल आपका चिली में है। गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, बल्कि गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है। ठीक है, तो 49 का अगर हम देखें कि क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 49 का सी, यानी व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमी व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। ठीक है, व्यवसाय या रोजगार को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उस दौरान जो हम कुछ दिन तक बेरोजगार बैठ जाते हैं तो वो कहला जाएगा आपका प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। चलिए अब है लास्ट क्वेश्चन सेट 2 का कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। ठीक है,
तो आपका हो गया पहला कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, तो सही है एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद दूसरा हो गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा जो है अनुमोदित की जाती है, तो दोनों सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की बात करें तो सीएससीपी के द्वारा यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा जो है अनुमोदित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 और 2। ठीक है, और क्या है ये स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्मरणीय तथ्य देखना जरूरी है। अब प्रमुख दर्शन देखते हैं और उसके प्रवर्तक देखते हैं। दर्शन और प्रवर्तक, योग दर्शन के हैं पतंजलि, न्याय दर्शन के हैं गौतम, आपका सांख्य दर्शन के हो गए कपिल, चवार्क दर्शन के हो गए चवार्की, वैशेषिक के हैं कनाद, वैशेषिक के कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायन। अगर पूर्व मीमांसा कह दे तो जैमिनी, उत्तर मीमांसा कहे तो वादरायन। अब संप्रदाय और उनके संस्थापक देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के थे मक्खली पुत्र गोशाल, ठीक है, मक्खली पुत्र गोशाल आपके आजीवक संप्रदाय के। अनिश्चयवादी, ये संजय बैठली पुत्र जी थे संस्थापक, संजय बैठली पुत्र जो है अनिश्चयवादी के थे। भौतिकवादी, ये पकुद कच्चायन, ठीक है, संस्थापक थे पकुद कच्चायन जो है वो भौतिकवादी थे। संस्थापक घोर अक्रियावादी, ये पूरन कश्यप जी जो है, पूरन कश्यप ये घोर अक्रियावादी संप्रदाय का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये नहीं था, बल्कि था कि देशी रियासत को जो है एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा और देशी रियासत का जो विदेश नीति है वो कंपनी के अधीन होगी और कंपनी की सेना का खर्च जो है रियासत उठाएगी। ठीक है, ये था। तो ये वेलेजली जो है सहायक संधि के हेड माने जाते हैं, उन्होंने ही शुरुआत की थी सहायक संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से, अगर अंग्रेज में बात की जाए तब आ जाएगा लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से भारत मिहिर। अगर बात किया जाए तो वैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा था सोम प्रकाश पे भी, भारत मिहिर पे भी, फिर डक्का प्रकाश पे भी और समाचार पे भी, ये सब पे जो है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा था। और ये आपका कब आया था, तो 1878 में लिट्टन लेकर आया था। ठीक है, लिट्टन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू जो है इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी, तो ये आपका बंगाल में जो है बाल हत्या प्रथा सबसे ज्यादा थी। नेक्स्ट है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो ये मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है रेशमी रुमाल षड्यंत्र। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो ये आपका 1920 में नागपुर अधिवेशन में जो है पारित किया गया था असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो यह एक बंद तंत्र नहीं बल्कि ये ओपन मतलब खुला तंत्र होता है। ठीक है, यह एक खुला तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र। उसमें क्या होता है कि इसकी अपनी उत्पादकता होती है और यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है और यह एक कार्यशील इकाई भी होता है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी घाट जो है जैविक। ठीक है, जैविक हॉटस्पॉट कौन से हैं, तो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जल चक्र जो है उसमें सौर विकिरण की बहुत अधिक भूमिका होती है, क्योंकि जो सोलर रेडिएशन होता है उससे जैसे समुद्र का पानी है तो उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो फिर वो भाप बन के उड़ जाता है, फिर बादल बनता है, फिर वर्षा होता है। इस तरीके से जो ये जल चक्र का प्रोसेस है वाटर साइकिल, इसमें सौर विकिरण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने संघ में बिच्छुनी स्त्री को प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वैशाली में दी थी। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री का प्रवेश अनुमति दी थी और इसमें सबसे पहले जो भिक्षुणी कौन बनी थी, तो बनी थी उनकी माता गौतमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन, नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर पाया जाता है, क्योंकि दिन में आपका जो है वहां गर्मी रहता है और रात में ठंडा होता है, इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर वहां पाया जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपका वहां मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम, ठीक है। उपसौर कहेगा तो यानी न्यूनतम, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है एकदम न्यूनतम होगी। अगर अपसौर कहेगा तो यानी कि दूर होगी, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है सबसे अधिकतम होगी तो वो अपसौर कहलाएगा, लेकिन पूछा गया है उपसौर, तो इसलिए आपका हो जाएगा, आपका आंसर होगा इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल वेव जो होता है वो सबसे विनाशकारी, एल तरंगे जो होती है सबसे विनाशकारी होती है, ठीक है। और सबसे कम अगर इसमें बात किया जाए तो आपका पी हो जाएगा, पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव, तो ये आपका जो है सबसे कम विनाशकारी होती है और एल जो है आपका सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो 14 का हम देखते हैं कि रेड क्लिफ भारत और चाइना नहीं, भारत और पाकिस्तान, डुरंड रेखा आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। और आपका मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ये सही है, सी नंबर। डी नंबर अगर बात करें हिंडनबर्ग, फ्रांस और बेल्जियम नहीं है, फ्रांस और शायद पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ये आपका है एंडीज पर्वत जो है वो निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था, 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो इसका आंसर हो गया आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946, 1946 में आया था, मार्च 1946 में आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया था और उसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को जो है अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी गई थी, 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 19 का हम देखते हैं। पहला है आपका कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये सही है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो उस समय कानून कौन बनाएगा, तो संसद ही बनाएगा। तो संसद को संबंधित राज्य के लिए जो है राज्य सूची पे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, एक सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो गया, राष्ट्रपति शासन के बाद भी संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है वो प्रभावी रहता है। तो 1, 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि राज्य सूची पे अगर संसद कोई कानून बना देता है तो अगर राष्ट्रपति शासन हट गया तो वो कानून भी हट जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो कानून बन चुका है राज्य सूची से रिलेटेड तो वो रहेगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से है आपका 54 का संबंध। नेक्स्ट है निम्न कथनों में कौन गलत है। तो पहला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही है। दूसरा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता जो है राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। राज्य के ही संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है, पेंशन भी। नेक्स्ट है कि डी नंबर है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये सही है, राष्ट्रपति के पास है। किसी के पास नहीं है कि ऐसे हटाया जा सकता है, इसका कुछ प्रोसेस होता है, किसी रीजन बस हो तो राष्ट्रपति ही उसको मतलब चाहे तो हटा सकते, चाहे नहीं, मतलब कोई खास कोई ठोस रीजन हो तब हो सकता है ऐसा, और ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, सही है। दूसरा है कि इनका कार्यकाल जो है, इनका मतलब एक आयोग में एक अध्यक्ष और पद व 2 सदस्य होते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य नहीं होते हैं।
तो दूसरा हो गया कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये सही है। लेकिन तीसरा, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। तो 1 और 3 आपका गलत हो जाएगा, गलत पूछा था इसलिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं? ठीक है, तो 23 का आपका आंसर हो गया डी, यानी वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं, ये तीनों जो है आपका आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके मात्रात्मक उपकरण हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, यह है प्रधानमंत्री किसान संपदा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा एनके सिंह कमेटी है जो FRBM अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीता अध्यक्ष का संबंध था, किससे था? तो भूमि कर विभाग से था सीता अध्यक्ष का संबंध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किसमें मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी, कल्हण के राजतरंगिणी में कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कि सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो बलबन ने की थी सिजदा व पैबोस प्रथा का। नेक्स्ट है कि उत्तवी कौन था? तो उत्तवी जो है एक इतिहासकार था। नेक्स्ट है कि शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ठीक है, पहला है कि शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध जो है विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, सही है। दूसरा है कि आपका शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग टैक्स के रूप में निर्धारित किया था, यह भी सही है। तीसरा है कि शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, जबकि शेरशाह का मकबरा जो आपका सासाराम में है। शेरशाह जो है दिल्ली में एक पुरानी किला बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है डी में कि शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, तो ये सही है। तो आपका गलत क्या हो गया कि शेरशाह मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है। शेरशाह का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है। और बिलग्राम के युद्ध की बात करें तो हुमायूं के साथ इसका बिलग्राम का युद्ध होता है। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में होता है, अब 1540 में जाकर जो है बिलग्राम का युद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपका कृष्णदेव राय ने जो है अमुक्तमाल्यद लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहलोल लोधी ने जो है सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा शासन किया था, बहलोल लोधी ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन जो है वो केंद्रक में सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रोटीन। तो इसमें 3 होते हैं प्रोटीन होते हैं, DNA RNA, जिसमें प्रोटीन आपका जो है 85% होता है, 10% आपका RNA होता है और इधर हो गया आपका 85-95, 5% आपका DNA होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये आपका ग्रेना में होती है। ठीक है, कल वाला जो एडुटेरिया सेट था उसमें भी ये वाला चीज क्वेश्चन आया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना में होती है। नेक्स्ट है कि हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स क्या होता है? तो ये पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं वो कहला जाते हैं आपका हेलोफाइट्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा PCR, CD4 और एलिजा टेस्ट, यानी 1, 3, 4। ठीक है, PCR भी होता है एड्स के लिए, CD4 भी होता है और एलिसा भी होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा AB में जो है एंटीबॉडी नहीं होता है और O में जो है एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन अगर बात किया जाए तो O में नहीं होता है और एंटीबॉडी जो है AB में नहीं होता है। क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है O में, इसलिए जो है वो सभी को अपना खून दे सकता है
और ए बी जो है क्या होता है कि सबसे खून ले सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। चलिए अब हम देखेंगे 38 हुआ 39। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीलिया में जो है ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? तो पीलिया। ठीक है, डीपीटी में पीलिया नहीं होता, जबकि डिप्थीरिया रहता है। पी से आपका पर्टुसिस हो गया और टी से टिटनेस हो गया। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस डीपीटी का फुल फॉर्म ही है, तो पीलिया इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक कणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो ये 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं आपके। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है और इसका जो आवेश है वो किसके बराबर होता है? 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का जो न्यूटन का जो दूसरा नियम है उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है F = m/n। ठीक है, a यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया F = m/a। और अगर हम बात करें कि बल का डेफिनेशन या परिभाषा किससे प्राप्त होता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से, प्रथम गति के नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है और दूसरे वाले नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है, या फॉर्मूला कह दे तो चलेगा। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ये भी बढ़ती है। सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, कार्बन हो, ये सब के अगर पदार्थों की रेजिस्टेंस टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो क्या होती है? तो ये भी बढ़ती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पोलिनियम। पोलिनियम का सबसे ज्यादा समस्थानिक होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो जब हाइड्रोजन को हम जलाएंगे तो वो पानी बनेगा, वाटर बनेगा। नेक्स्ट है कि ग्राफीन क्या होता है? तो ग्राफीन जो आपका है कार्बन का नैनो रूप, नैनो प्रतिरूप है आपका ग्राफीन। नेक्स्ट है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो आपका है 14 जून को मनाते हैं, विश्व रक्तदान दिवस। अब 47 का बात करें तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? समुद्री विज्ञान, समुद्री विज्ञान आपका पणजी में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपका दिल्ली में है। ठीक है, और तो आपका हो गया ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली हो गया, डी का 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय समुद्री, तो ये आपका हो जाएगा डी का 3 हो गया, और राष्ट्रीय समुद्री हो गया पणजी में, गोवा पणजी में है, बी का 4। तो बी का 4 3 4 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 47। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1423। प्लाज्मा का हो गया आपका गांधीनगर में है। समुद्री विज्ञान जो हो गया ये पणजी में हो गया, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान आपका मैसूर हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली है। ठीक है, पहले कलकत्ता था लेकिन इसको जो है फिर बाद में दिल्ली लाया गया। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का, और मुझे ईयर याद नहीं है अभी फिलहाल। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अगर बात करें तो आपका गांधीनगर में है, और अगर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान तो ये गोवा पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो पंचरात्र का संबंध जो है आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव से है। ठीक है, पंचरात्र का संबंध जो है आपका वैष्णव धर्म से है। अब हम देखते हैं 49 नंबर ही दिया है, 50 नहीं है। 57 हमने देखा, 48 देखा हमने, 49 इधर है। चलिए 49 नंबर हमारा क्या है कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वो कौन है? तो आपके हैं वेंकट रमन रामकृष्णन। ठीक है, ये हैं जिनको रसायन के केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, एकमात्र भारतीय हैं वेंकट रमन रामकृष्णन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो बिहार की रहने वाली हैं पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप। ठीक है, ये आपका जो किस राज्य की रहने वाली है? तो बिहार की है। अब चलिए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। आपको जो है इससे ज्यादा डिटेल मिलेगा। आर.एस. शर्मा का एंसेट हिस्ट्री चल रहा है, आप उसमें जाकर देखिए, उसमें बहुत अच्छा जो है आपको पढ़ने को मिला। आर.एस. शर्मा से बेटर कोई नहीं है, इसमें माना जाता है प्राचीन इतिहास के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं ऋग्वेद, तो ये सबसे पुराना वेद है
और इसमें ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, तो होत्री कहा जाता था, ठीक है, होत्री कहा जाता था। और इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद का 9वां मंडल में बात करें तो सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है। और गायत्री मंत्र जो है सविता को समर्पित है, यानी सूर्य को समर्पित है, सविता उन्हीं को कहते हैं। अब 9वें मंडल में बात करें सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है। और सोम जो क्या होता था, सोम एक पेय पदार्थ होता था जो हिमालय के जो है मंजूषा पर्वत पे मिलता था। तो इस वेद में अगर चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं कि इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है, ठीक है। मानते हैं कि इसमें जो 10वां मंडल में है उसमें 4 वर्ण उस समय डिसाइड कर दिया गया था, लेकिन कर्म के आधार पे, ना कि जन्म के आधार पे। ये जो जन्म के आधार पे है आपका उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम समय चल रहा था, उस समय आपका जन्म के आधार पर जो है, जन्म के आधार पर 4 वर्णों को किया गया था, लेकिन ऋग्वेद में जो है कर्म के आधार पे 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी अगर एक घर में अगर उसके 4 बेटे हैं और कोई काम करता है चमड़ा का, चाहे वो ब्राह्मण हो या किसी भी कास्ट के हो, तो उनका चारों बेटा जो है उस हिसाब से डिफाइन हो जाता था कि नहीं ये भाई चमड़ा का काम करता है तो ये शूद्र में गिनती होगा, वो अगर व्यापार करता है तो वैश्य में गिनती होगा। इस तरीके से जो है ये आपका कर्म के आधार पे हुआ था ऋग्वेद में, और आपका जन्म के आधार कह दे तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। सबसे ज्यादा इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द की हम बात करें तो उसका सबसे पहले उल्लेख आपको इसी वेद में मिला था, ठीक है। गोत्र शब्द जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिला है। नेक्स्ट है कि इस वेद में जो है गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस वेद में गाय को जो है अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं यजुर्वेद, ठीक है। तो इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता था। यज्ञ, नियम, विधि, विधान ये सब आपका उसमें संकलन है। और इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद में ही आपका बलिदान विधि का उल्लेख है। और ये गद और पद, एकमात्र ऐसा ये वेद है जिसको गद और पद दोनों में है, तो वो यजुर्वेद है। ये क्वेश्चन आपका आता रहता है। शाम वेद की बात करें तो इनको जो ऋचाओं को पढ़ते थे उनको कहते थे उद्राती, ठीक है। तो उद्गाता कहते थे, या उदात्री लिखा हुआ है, ठीक है, उद्गाता या उदात्री। तो इस वेद को जो भारतीय संगीत का जनक जो है साम वेद है। अब अथर्ववेद की बात करें तो इसी वेद में सबसे पहले औषधि का उल्लेख मिला था आपका अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद में। उसके साथ ही अगर बात करें तो पुत्री के जन्म को जो है निंदा की गई है अथर्ववेद में। अगर हम बात करें और अथर्ववेद के बारे में तो जादू टोना टोटका जो है आपका अथर्ववेद का है। काला जादू वगैरह जो भी है, जादू टोना टोटका, ये अथर्ववेद में है। अब वेदों की संख्या की बात करें तो वो आपका 4 हो गया। वेदांगों की संख्या आपका 6 हो गया, ठीक है। पुराणों की संख्या आपका 18 हो गए। वहीं उपनिषदों की संख्या 108 हो गई। उपनिषद क्या था कि गुरु के समीप में बैठ के शिक्षा ग्रहण को कहा जाता था उपनिषद, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई सजेशन लिखना हो या कुछ कहना हो तो आप एकदम आराम से आप यहाँ पे लिख दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे और क्या क्या चेंजेस करना है और क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।